एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे अपना एक और नया टॉपिक कवर एंड वो टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। फाइन, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक देखना वीडियो को कि लास्ट में आज एक और नया क्वेश्चन में लेके आई हूँ और जो प्रीवियस क्वेश्चन लेके आई थी उसका आंसर भी लेके आई हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर मैं आपको पहले दे देती हूँ। और क्वेश्चन ये था कि वो टाइटल वॉज गिवन टू राजेंद्र वन। राजेंद्र वन को कौन सा टाइटल दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था एंड इसका आंसर है उनको गंगाईकोंडा के नेम का टाइटल दिया गया था। क्या? गंगाईकोंडा। फाइन, तो ये टाइटल दिया गया था किंग राजेंद्र वन को, ठीक है। तो और गंगाईकोंडा टाइटल उनको दिया क्यों गया था, देखो मैं यहाँ पे लिख के शो कर देती हूँ। उनको टाइटल क्या दिया गया था? उनको दिया गया था गंगाईकोंडा का टाइटल, ठीक है। और अब ये गंगाईकोंडा का टाइटल उनको दिया क्यों गया था, ठीक है, रीज़न क्या था? तो गंगाईकोंडा का टाइटल उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि हमने देखा कि चोला डायनेस्टी जो थी लास्ट में राजेंद्र वन तक आते आते वो गंगा रिवर को कैप्चर करके और मतलब बहुत दूसरे देश भी कैप्चर कर लिए थे, राइट। दूसरे देश, मैंने आपको मैप दिखाया था पूरा, तो दूसरे देशों को भी कैप्चर कर लिया था और साथ में ही गंगा रिवर जो थी ना वहाँ तक कैप्चर करके पहुँच गए थे वो लोग। मैं आपको एक और बार मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि कितना बड़ा रीजन इन लोगों ने कवर किया था। मैंने आपको ये मैप प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो देखो ये रीजन इंडिया का कवर किया था यहाँ पे, और ये रीजन हो गया, ये पूरा रीजन। और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ये लोग जापान भी जाते थे, ये सी रूट से। ये जो ब्लू कलर का रास्ता दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सी रूट से जापान भी जाया करते थे, ठीक है। तो आपने देखा, और रीज़न क्या था गंगाईकोंडा टाइटल का कि उन्होंने गंगा रिवर को भी जीत पा ली थी। गंगा रिवर तक अपना एम्पायर कर लिया था उन्होंने, इतना बड़ा एम्पायर कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए उनको गंगाईकोंडा का टाइटल दिया गया था। और साथ में ही उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम नेम की एक सिटी स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम नेम की क्यों की थी? क्योंकि उनका टाइटल क्या था? गंगाईकोंडा। तो इसलिए गंगाईकोंडा उनका टाइटल था, तो इसलिए उस सिटी का नेम रखा गया गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। चलो, तो आपने इसे देख लिया कि अब चलो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ठीक। तो ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे कि चोलास के टाइम पे टेम्पल्स किस हिसाब के थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स उस टाइम के बहुत फेमस थे, ठीक है। चोलास के टाइम पर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हो गए और टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, बहुत फेमस था उस टाइम का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में ही, ठीक। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मतलब चोलास के टाइम पे कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा था। उनका नेवी सिस्टम भी बहुत अच्छा था, ठीक है। उन्होंने एम्पायर इतनी बड़ी कर ली थी अपनी नेवी सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। तो सोच सकते हो आप कितना डेवलपमेंट होगा उस टाइम पे, राइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावर। थंजावर भी तो उन्हीं का था, ठीक है। तो जो थंजावर था वहाँ पे टेम्पल्स थे। इस तरीके से जो ये टेम्पल दिख रहा है आपको, ये वही टेम्पल है, ठीक है। तो थंजावर में टेम्पल हो गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो टेम्पल हो गया, बुल्ड बाई राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मार्वल्स, ठीक है। ये आर्किटेक्चर उस टाइम पे आपको एक एग्जांपल मतलब बताया गया कि ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल मार्वल्स थे उस टाइम के, ठीक है। तो जो टेम्पल्स बिल्ड कराए थे राजा वन ने और राजेंद्र वन ने, आप दोनों को ही जानते हो, मैंने दोनों को ही बता दिया दोनों कौन थे। राजा वन कौन थे? राजेंद्र वन के फादर थे, राइट। और उस टाइम पे बहुत फेमस किंग थे चोला डायनेस्टी के, राइट, दोनों ही। तो जो ये बिग टेम्पल्स हो गए थंजावर के, गंगाईकोंडा चोलापुरम के, ये बहुत ही बहुत अच्छा काम था, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्कल्पचरल मार्बल्स आगे बहुत अच्छे थे, मतलब ये जो टेम्पल्स बनते थे इसका आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ के जो पत्थरों से बनते थे तो मार्बल्स होते थे, ठीक है। तो वहाँ टेम्पल वर्क जो था काफ़ी अच्छा था उस टाइम का। एंड आप देख सकते हो जो गंगाईकोंडा चोलापुरम यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ये देख लो आप लोग, ठीक है। इस मैप में मैं इसलिए इस मैप को यहाँ पे मैंने लगाया था, ठीक है। ये देख लो आप कि राजेंद्र वन ने गंगाईकोंडा चोलापुरम नेम की ये यहाँ पे सिटी इस्टेब्लिश की थी। ये थंजावर है, ठीक है, ये उरायूर है, और गंगाईकोंडा चोलापुरम ये वाला, ये इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। फाइन, देख लिया आपने। चलो, तब चलते हैं।
तो चोलास टेम्पल ऑफ्टन बिकेम न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड दैम। जो चोलास के टेम्पल थे वो मतलब न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट का मीन्स क्या होता है? देखो, न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट मीन्स जैसे यहाँ पे ये टेम्पल है, ठीक है, ये कोई भी यहाँ पे आप देख सकते, ये कोई भी सिटी है, ठीक है, वहाँ पर ये टेम्पल है, तो उसके आसपास फिर लोग अपने घरों को बना के रहने लगते थे, ठीक है। तो टेम्पल जो थे वो सेटलमेंट की जगह भी बन जाते थे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने लगती थी। अभी आप नीचे चल के और भी चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो जो टेम्पल्स होते थे चोलास के टेम्पल्स, वो क्या बन जाते थे? न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड दैम, ठीक है। सेटलमेंट आसपास लोग बसने लगते थे टेम्पल्स के, ठीक। सो देयर वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो टेम्पल्स होते थे वो क्या होते थे? सेंटर बन जाते थे किसका? क्राफ्ट प्रोडक्शन का। सो टेम्पल्स बिकम दी सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। कैसी क्राफ्ट प्रोडक्शन? देखो, टेम्पल्स होते थे ऑल्सो एंडोड, पहले आप ये लाइन देख लो। जो टेम्पल्स होते थे ना, ऑल्सो एंडोड विद द लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज अदर्स। टेम्पल्स जो होते थे उनको जो रूलर्स होते थे या फिर अदर पीपल जो हो गए, वो लैंड मतलब लैंड दिया करते थे, ठीक है। अपनी ज़मीन कहते थे कि वो जैसे कोई ज़मीन है किसी के पास, अगर वो टेम्पल को देना चाहता है तो वो दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तो अपनी ज़मीन टेम्पल को दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी ज़मीन को टेम्पल को दे दिया करते थे, ठीक। फिर जो टेम्पल में काम करने वाले लोग होते थे या फिर जो आर्टिशियंस होते थे, ठीक है, जो मतलब वहाँ टेम्पल पे काम कर रहे हैं, उन जो भी ज़मीन पे प्रोडक्शन होता था वो सब उन लोगों का हो जाता था, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता था, सारी चीज़ें जो भी प्रोड्यूस किया जाता था लैंड का, वो सब वो ही मेंटेन करते थे। जो क्रॉप्स होती थी वही मेंटेन करते थे, क्रॉप को बेचना होता था तो वही लोग देखते थे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि कौन लोग टेम्पल्स में काम करते थे और ये लैंड किसको जाती थी, ठीक है, मतलब किसके पास, किन किन लोगों के पास जाती थी, ठीक है। सो हमने देखा जो ये टेम्पल्स थे ये सेंटर बन चुके थे क्राफ्ट प्रोडक्शन का। किस तरीके की क्राफ्ट प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये भी जानेंगे और साथ में ही ये जो लैंड के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, जो लैंड पे प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस क्या होगा? जो भी एग्रीकल्चर वर्क होगा, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर हो गया, जो प्रोडक्शन होता था लैंड में, वो प्रोडक्शन किसके पास चलता था? दिस प्रोडक्शन went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, ठीक है। जो लोग टेम्पल के आसपास रह रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट है, मतलब जैसे कि जो काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट में कौन आ गए? स्पेशलिस्ट में आ गए जैसे कि प्रीस्ट हो गए, गार्डन मेकर जो फूलों की माला बनाते हैं, ठीक है। जब पूजा पाठ होता है तो फिर वो फूलों की माला यूज़ में आती है, ठीक है। और जैसे कि प्रीस्ट हो गए, अब जैसे कि कुक्स हो गए, जैसे प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कुक्स, उसके लिए कुक्स हो गए। स्वीपर्स जो मंदिर अंदर की सफाई करते हैं वो, म्यूजिशियंस, मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है तो म्यूजिशियंस और डांसर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के जो स्पेशलिस्ट होते थे, ठीक है, उन सब के पास ये प्रोड्यूस जाता था, ठीक है। और फिर ये प्रोड्यूस को बेचे, मतलब वट एवर दे वॉन्ट टू डू वो करें, ठीक है। तो लैंड ये फिर उनके पास चली जाती थी। तो इसलिए जो रूलर्स होते थे या फिर जो अदर पीपल होते थे, वो अपनी जो लैंड होती थी टेम्पल को देते थे, ऐसा कहा जाता था, ठीक है, कि लैंड हम अपने टेम्पल को देती। तो फिर ये लैंड किसके पास चली जाती थी? जो भी टेम्पल में काम कर रहे हैं उन लोगों के पास चली जाती थी। प्रीस्ट मतलब पुजारी, जो टेम्पल में पुजारी होते थे, ठीक है, वो सब। तो ये जो लैंड होती थी उन्हीं के पास चली जाती थी और फिर जो भी वहाँ से प्रोड्यूस होता था वो सारा किसका होता था? इन्हीं लोगों का होता था, ठीक है। और लैंड पे काम करने के लिए भी यही लोग लगते थे, ठीक, क्योंकि फिर लैंड इन्हीं की हो जाती थी। सो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेम्पल इज़ नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप। तो अगर हम मतलब और किसी, हम अगर अदर वर्ड्स में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए ही नहीं थे उस टाइम पे, वो अब हब बन चुके थे इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ का भी टेम्पल्स हब बन चुके थे, ठीक है, कि यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर हुआ करती थी, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुआ करती थी,
ठीक है, इतने सारे स्पेशलिस्ट होते थे तो ऑब्वियसली सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। ठीक है, अब जैसे कि क्या बोलते हैं, जो गार्लैंड मेकर हैं, ठीक है, तो गार्लैंड मेकर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, आर्टिशियंस हो गए, और जो डांसर और म्यूजिशियन हो गए, ठीक है, ये सब कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। गार्लैंड मेकर या फिर जो जो आपके गार्लैंड मेकर या कुक्स हो गए, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक साइड में आते थे, मतलब कि ये लोग माला देते थे और मतलब पैसे भी कमाते थे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग माला देंगे तो फ्री में माला दे देंगे, इनको उसका अमाउंट भी तो चाहिए होगा, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ परफॉर्म करेंगे, इनको अपना पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना। तो ये लोग मतलब अब इनकी कमाई भी फिर वहीं से चलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती थी। कल्चरल एक्टिविटी जैसे डांसर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, तो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज मीन्स परफॉर्म करते थे, राइट। ठीक है, और सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब अब मतलब ये हब टेम्पल जो था ना, हब बन चुका था इन एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़ का टेम्पल अब हब बन चुका था। सिर्फ वो अब मीन्स क्या बोलते हैं, वर्शिप के लिए ही नहीं था, अब वो एक हब बन चुका था। किसका? सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, वर्शिप भी होती थी और ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती थी। फाइन। अब देखो, अब हमने यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया टेम्पल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चोला के टाइम पीरियड पे जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स होते थे बहुत फेमस थे उस टाइम पीरियड के। ठीक है, वो वर्ल्ड के फाइनेस्ट स्कल्पचर्स बताए जाते थे। ठीक है, तो चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। अमंग्स द क्राफ्ट्स जो होती थी एसोसिएटेड विद टेम्पल मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज मोस्ट डिस्टिंक्टिव। तो जैसे कि जो क्राफ्ट होती थी, ठीक है, टेम्पल में, उसमें से एक क्राफ्ट ऐसी थी जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव थी। ठीक है, मतलब वो भी क्राफ्ट वर्क ही था। क्या? ब्रॉन्ज इमेजेस बनाना। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट वर्क उस टाइम का माना जाता था। ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस या स्कल्पचर्स बनाना। चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी उन्हें कंसिडर्ड किया जाता था वर्ल्ड का फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स या इमेजेस में। ठीक है, वर्ल्ड की फाइनेस्ट ब्रॉन्ज इमेजेस में उनको कंसिडर किया जाता था। फाइन, चलो एंड नेक्स्ट क्या है? वाइल मोस्ट वर टाइटीज समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज। देखो, भगवान की मूर्तियाँ तो बनाई जाती थी, बट कभी कभार जैसे कि कोई राजा बहुत अच्छा मतलब भक्त भी था, बहुत अच्छा भक्त किसी भगवान का, तो उस डाइटी के साथ उस डिवोटी की भी एक ब्रॉन्ज इमेज बनाई जाती थी। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, जो काफ़ी बहुत अच्छा भक्त था तो उसकी ब्रॉन्ज इमेज बना दी जाती थी। फाइन, मतलब ब्रॉन्ज इमेज या स्कल्पचर्स उसके भी बनाए जाते थे। किसके? डिवोटी के। डिवोटी मीन्स भक्त और डाइटी मीन्स भगवान। फाइन, तो ये था आपका पूरा टॉपिक। चोलास टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वाला आपका ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। ठीक है, आपने देखा कि चोलास के टाइम पीरियड पे हम अब जो पिछला टॉपिक था और ये वाला इससे रिलेट करते हैं। चोलास का हम लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो चोलास के टाइम पीरियड पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हुए, तो उसमें हमने देखा कि टेम्पल्स भी बहुत अच्छे उस टाइम पे माने जाते थे। मीन्स टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क जो था बहुत अच्छा था उस टाइम का, राइट। और जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी चोलास के टाइम पीरियड पे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इमेजेस, वो वर्ल्ड के फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स या इमेजेस में माने जाते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में माने जाते थे, वर्ल्ड के फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में, ब्रॉन्ज, राइट। और हमने देखा कि उस टाइम का नेवी सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि नेवी सिस्टम की हेल्प से वो लोग सी रूट से ट्रेड करने के लिए चाहते थे। मैंने आपको सी रूट भी दिखाई थी इस मैप में। ठीक है, तो जापान जैसे देशों में भी वो लोग ट्रेड करने के लिए चाहते थे विद द हेल्प ऑफ शिप्स। तो आप मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम का नेवी सिस्टम कितना अच्छा होगा, है ना। और मतलब आपने ये सब चीज़ें देखी इसमें, तो ये टॉपिक तो आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन आप ही की बुक का है बट इस टॉपिक का नहीं एक्चुअली। ये जो हमने टॉपिक किया था सोमनाथ टेम्पल वाला, जिसमें अटैक ऑफ महमूद गजनी लिखा था कि महमूद गजनी ने 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। तो ये उसी टॉपिक से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं उसी टॉपिक में आपसे पूछने जा रही थी बट मैं भूल गई उस टाइम पे।
ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक में ले आऊँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी नॉलेज इससे गेन होगी और क्वेश्चन तो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में किस ईयर में सोमनाथ टेम्पल को फिर से बनवाया गया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस क्यों लिखा है, इंडिपेंडेंस इसलिए लिखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था आपको उसकी डेट बतानी है मुझे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी सोमनाथ टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, जो सेमिनम अटैक हुआ था उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट हुआ था। फिर और भी बार सोमनाथ टेम्पल इंडिपेंडेंस से पहले रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो मैंने इंडिपेंडेंस के बाद वाला टाइम पूछा है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देती हूँ कि किसने कराया था रिकंस्ट्रक्ट, और मतलब ईयर तो आपको खुद ही बतानी है, मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रही है। ठीक है, तो जैसे कि देखो आप लोग जानते हो किसके बारे में, इन आयरन मैन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो आयरन मैन कौन थे इंडिया के, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन थे और साथ में ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो ऑन नवंबर 13, 1947, कब, नवंबर 13, 1947 में उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड कराया जाएगा। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड कराया गया। ईयर ये वाली नहीं है रिबिल्ड कराने की, ईयर आपको बतानी है मुझे। ठीक है, यही आपका नेक्स्ट जो मतलब जो रिकमेंड है उसमें आप लोग ईयर बताना मुझे सर्च करके। फाइन, ईयर आप लोग बताओगे, बस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। फाइन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिबिल्ड कराया, और इसके रिबिल्ड हो जाने के बाद जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कौन, डॉक्टर दयाल शर्मा। ठीक है, तो उन्होंने, तो डॉक्टर दयाल शर्मा ने क्या किया, जो मतलब जो आप टेम्पल था उसको उन्होंने इंडिया को, मतलब अपने वीकेंड से कि अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसे डेडिकेट करना कहते हैं ना। तो ही डेडिकेटेड द टेम्पल टू द नेशन को समर्पित कर दिया। तो किसने डेडिकेट किया था नेशन को, जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और रिबिल्ड किसने कराया था टेम्पल को, जो आयरन मैन थे और साथ में ही उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने इसको रिबिल्ड कराया था। ईयर आपको बतानी है मुझे कि किस ईयर में उसको रिबिल्ड कराया गया था। फाइन, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग सब लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। तो अब हम मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक, जो नेक्स्ट होगा टॉपिक हमारा उसमें। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।